Hello students, welcome back to your channel Target Semester. This is your educator सिमरन। कैसे हैं आप लोग? आप लोग की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। आज हम लोग जो अभी जुड़े हैं, किस लिए जुड़े हैं? LU थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं। उनका सब्जेक्ट है क्या? स्टैटिस्टिकल मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल मेथड। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होगे यूनिट 2 है, यूनिट 2 यहाँ लिखा है। दैट मीन्स कि हमने यूनिट 1 अपने एप्लीकेशन पे पूरा का पूरा कवर कर लिया गया है। इसका मतलब ये है कि इतनी जल्दी अगर हमने यूनिट 1 कर लिया है तो एग्जाम आने से पहले तक काफी चीजें हम पढ़ चुके रहेंगे। मतलब पूरा यूनिट कवर हो चुका होगा आपका, सारे यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड प्लस आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगे, वो भी हम रिविजन के तौर पे कर रहे होंगे। जल्दी से जाके जो भी बच्चे भी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे, यूनिट 1 के लेक्चर्स नहीं देखे हो, जाके जल्दी से कंप्लीट कर लो ताकि आप कहीं बैकलॉग ना हो जाओ, आप कहीं पीछे ना रह जाओ। तब पढ़ लिए हैं तो आप भी पढ़ लो। चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 के कौन कौन से टॉपिक्स हैं? तो आज उसका पहला टॉपिक है यूनिट 2 में, वैसे तो क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन है आपका, फिर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मतलब मीन, मीडियन एंड मोड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी। बट आज हम किस लिए जुड़े हैं? सबसे पहला टॉपिक जो है वो है क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन ऑफ डेटा। होप विजिबल होगा आपको। कलर आई थिंक थोड़ा सा डार्क होना चाहिए था, बट ठीक है, मैं पढ़ दे रही हूँ। क्या लिखा है? क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन ऑफ डेटा। ठीक है, चलो अब क्या मतलब होता है? अभी तक हमने स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या पढ़ा? तो स्टैटिस्टिक्स में हमने उसकी मीनिंग पढ़ी, स्टैटिस्टिक्स क्यों करते हैं हमने पढ़ा, स्टैटिस्टिक्स का प्रोसेस क्या है कि पहले हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद हम डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्ट करने के बाद फिर हम उसको क्लासिफाई करेंगे। तो ये जो तीसरा स्टेप है आपका, यही आज का ये टॉपिक है कि जो पहले स्टेप में हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि हमें किधर से डेटा, मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसके बारे में हमको जानना है, जिसके बारे में हमको सर्वे करना है, जिसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। अब वो इंफॉर्मेशन हम कहाँ से गैदर करेंगे? तो हमने पढ़ा था हमारा सैंपल क्या होगा, व्हाट विल बी आवर सैंपल। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन का मतलब सब समझ लेते हो कि पूरा इंडिया की पॉपुलेशन की बात कर रही है, नहीं। स्टैटिस्टिक्स में अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में स्टडी कर रहे हो देन आपका वो पॉपुलेशन पूरा इंडिया का पॉपुलेशन हो जाएगा, ठीक, जिसको सेंसस कहा जाता है। सेंसस निकाला जाता है होल पॉपुलेशन पे, ठीक है, वो सबसे कलेक्ट किया जाता है डेटा। लेकिन सैंपल क्या हो जाता है कि आपको जिस भी एरिया में आपका प्रॉब्लम एरिया था, उस प्रॉब्लम एरिया पे आपको देखा कि ये मेरा एरिया है, दिस इज माई एरिया ऑफ पॉपुलेशन। अब फिर उस एरिया ऑफ पॉपुलेशन में से जो आपके मोस्ट प्रोमिनेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे आपके पूरे पॉपुलेशन के, वो आपका सैंपल कहलाएगा। सैंपल भी इकट्ठा हो गया। अब सैंपल जो इकट्ठा हुआ, यही जो डेटा कलेक्शन हुआ, डेटा कलेक्ट किए हम, सैंपल जो इकट्ठा किए हम, अलग अलग तरीके से करते हैं डेटा कलेक्शन, जिसमें लास्ट प्रीवियस जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं उसमें हमने पढ़ा भी है कि कैसे कलेक्ट कर रहे हैं। प्राइमरी सोर्स से कुछ कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ सेकेंडरी सोर्स से कलेक्ट कर रहे हैं। जिस टाइप का रिसर्च है उस टाइप का हम डेटा कलेक्शन कर रहे हैं। उसको करने के बाद अब वो एक क्या है, एक रॉ है, रॉ मटेरियल जैसा है हमारे लिए कि जहां से इंफॉर्मेशन मिला, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिला, सब मेरे पास एकदम पड़ा हुआ है, सब इकट्ठा ऐसे रखा हुआ है। अब एक बात बताओ कि क्यों एग्जाम में कहा जाता है कि पॉइंटर्स बना के लिखो, क्यों कहा जाता है कि ग्राफ बना के लिखो? इसलिए कहा जाता है क्योंकि एग्जामिनर को भी पूरा पैसेज पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा कि पूरा पैसेज भर भर लिखा हुआ है, भले 4, 5, 7, 8 पेज क्यों ना लिखे हो और सही क्यों ना लिखे हो, बट अगर वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं लग रहा है, उसको समझा नहीं जा पा रहा है, एक बार पढ़ के, एक बार पढ़ने से, एक बार देखने से समझ नहीं आ पा रहा है, तो वो उस इंपॉर्टेंट डेटा जो आपने 7-8 पन्ना लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट लिखा, सही सही सारे कॉन्सेप्ट लिखे उस क्वेश्चन के, बट देन ऑल्सो सामने वाले के पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपको लिखना है, जो आपका डेटा है, उसको आप कैसे प्रेजेंट करोगे, कैसे उसको दिखाओगे, कैसे एक बार में, जो अगर स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड का नहीं भी है या हमारे आपके बैकग्राउंड का नहीं भी है, देन ऑल्सो उसको देख के वो डेटा नॉर्मल इन जनरल, सबको जनरल पब्लिक है जो इस फील्ड का नहीं है, उसको भी ये डेटा देख कर ही समझ में आ जाए कि अच्छा ये क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, कैसे करते हैं क्लासिफिकेशन? कितने तरह से क्लासिफिकेशन हो सकता है? क्लासिफिकेशन के बाद वर्ड लगा है टैबुलेशन, क्लासिफाई कर लिया, बांट लिया हमने, वर्गीकरण कर लिया, अब कैसे उसको टेबल फॉर्म में उसको इंसर्ट करना है। तो एक तरह से जो क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन है, दोनों पैरेलल चलता है कि हम क्लासिफाई करते जा रहे हैं और उसको टेबल फॉर्म में बनाते जा रहे हैं। इससे क्या होता है, आपका डेटा जो होता है वो एकदम से क्रिस्प हो जाता है, कंसाइज हो जाता है, और एक बार देख के उसको समझ आ जाता है किसी को भी।
चाहे वो हम देखें, चाहे आप देखो, चाहे जनरल पब्लिक देखे। ओके, सो आज का टॉपिक यही से था, यही आपका इंट्रोडक्शन था क्लासिफिकेशन टैबुलेशन का, जो कि बहुत ईजी है। ये टॉपिक इतना आसान है कि एक बार देखोगे उसके बाद कभी भूलोगे नहीं। तो स्टार्ट करते हैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, जो कंटेंट लिखा है उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर आप इस कंटेंट को देखो तो आपको वो भी समझ में आ जाए। ठीक, और अभी जितना चीज मैंने बताया है अभी तक, जितना एक्सप्लेनेशन अभी तक चला है, उन सारी चीजों को भी याद रखना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? द इंफॉर्मेशन, क्या लिखा है? क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया गया है। इसमें वो कह रहा है कि द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन इन एनी स्टैटिस्टिकल, द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन इन एनी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन आपके प्रोसेस की बात करता है कि किस तरह से हम स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो पहले हम करते हैं डिफाइनिंग दी प्रॉब्लम। पहले हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। अपना प्रॉब्लम एरिया हमने डिफाइन कर लिया। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं? कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक, या डेटा कलेक्शन भी बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा या डेटा कलेक्शन। नेक्स्ट क्या करते हैं हम? अब हम इसको क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ डेटा। सिंप्ली FIO, सिंप्लीफिकेशन ऑफ डेटा। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे आप? ये चीज भी हो जाता है तो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस आता है, क्या आता है? एनालाइजिंग ऑफ डेटा। अब हम क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे, एनालाइजिंग ऑफ डेटा। और लास्टली में जो एनालिसिस करके जो रिजल्ट निकल के आया है उसको हम शो करेंगे, जिसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो ये आपका जो की बात ये कर रहा था, इसकी बात जो कर रहा था, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन की बात अगर कर रहा है, तो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन शुरू ही होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने से लेकर उसके रिजल्ट को बताने तक में। तो इसी को क्या कह रहा है? इंफॉर्मेशन ऑब्टेन इन एनी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन और इन रूटीन। मतलब स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में जो ये कलेक्शन ऑफ डेटा हुआ है, ये जो पार्ट आया है, इसमें इसका ओरिजिनल फॉर्म में जो है, इस ओरिजिनल फॉर्म को, इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज referred to collectively as raw data। यही कह रहा है कि ये जो डेटा हमने यहाँ कलेक्ट कर लिया, ये क्या है? ये एक रॉ डेटा है। क्या है ये? एक रॉ डेटा है। ठीक, इसी के बाद कह रहा है कि डिक्शनरी मीनिंग क्या है रॉ डेटा का? रॉ डेटा का डिक्शनरी मीनिंग है गिवन फैक्ट्स। मतलब जो इंफॉर्मेशन चाहिए था, जैसा चाहिए था वैसा वैसा हमको सीधे सीधे मिल गया। अभी उसमें हमने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, कोई एनालिसिस नहीं किया है, कोई उसको समझ के देखकर हमने कोई रिजल्ट नहीं निकाला है, कुछ नहीं, बस जो था एज इट इज वैसा उसने कलेक्ट कर लिया। सो कलेक्शन ऑफ डेटा क्या हो गया आपका? एक रॉ डेटा हो गया। रॉ डेटा को डिक्शनरी वर्ड में जाने तो क्या मतलब है? गिवन फैक्ट्स, जो फैक्ट्स उसमें दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है? द प्रोसेस। अब देखो, अब बता रहा है आपको क्या है ये। The process to get a proper idea of detail mentioned in the raw data। क्या है? एक प्रोसेस है ये, कि जो रॉ डेटा में जो आइडिया दिया गया था, जो ओपिनियन दिया गया था, उस चीज को प्रॉपर वे में दिखाना ही क्या कहलाता है? प्रॉपर वे में दिखाना ही क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। वही लिखा है, दैट इज एक्सट्रैक्टिंग द एसेंशियल इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के में से जो भी एसेंशियल इंफॉर्मेशन जरूरी थे, क्योंकि हमने अगर किसी बारे में जानना था तो क्या पता हम मान लो कि हमें ये जानना था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर कंज्यूमर का क्या परसेप्शन है या क्या उसका एटीट्यूड है उसको लेकर, इलेक्ट्रिक व्हीकल वो खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। ठीक, इतना जानना था। लेकिन हम क्या किए? अब इतनी चीज को जानने के लिए हमें क्या करना होगा? हम उसका नाम पूछ सकते हैं, चलो नाम भी हटा दो, हम उसका ये पूछ सकते हैं कि एनुअल इनकम कितनी है आपकी इन जनरल। ठीक, फिर ऑक्यूपेशन पूछ सकते हैं कि वो इंसान करता क्या है, बिजनेस करता है, किसी प्रोफेशन में है, कि सर्विस करता है, कि स्टूडेंट है। ठीक, किस जिससे भी डेटा ले रहे हैं, इतना चीज तो पूछना पड़ेगा ना। तो ये मतलब मल्टीपल ऑफ क्वेश्चन, किस एरिया का है, इंडिया पूरे ओवरऑल इंडिया का ले रहे हैं हम, तो किस एरिया में है, तो नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, किस किस स्टेट का है, किस सिटी का है, ये सारे क्या है? जनरल क्वेश्चंस मैंने पूछा। अल्टीमेटली लास्ट में क्या पूछना था? हमको पूछना था कि ईवी को लेकर उसका परसेप्शन क्या है। तो 4-5 क्वेश्चन उसके बना दिए और उसके बारे में फिर पूछा।
टॉपिक तो मेरा था ईवी के परसेप्शन जानना, लेकिन इसके पहले जो डेमोग्राफिक चीजें मैंने पूछा, डिटेल्स जो पूछी बाकी अदर, जिससे हम और अलग से एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर मान लो कि जो साउथ वाले हैं उनका रिस्पॉन्स ज्यादा पॉजिटिव आया, तो ये कह सकते हैं ना कि हमारे इंडिया में जो साउथ में पीपल्स रहते हैं, साउथ के लोग जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ठीक, तो ये अलग से रिजल्ट भी हम दिखा सकते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा जो भी इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को सही तरीके से एक्सट्रैक्ट करना, निकालना और उसको सही ढंग से दिखाना, उसी को क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा होता है, ये जो जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम डेटा को, रॉ मटेरियल था, रॉ डेटा था, उसको हम बांट रहे हैं। अगर आपके पास बहुत सारे लॉट्स ऑफ क्लोथ्स हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, जीन्स में बहुत सारे हैं, टॉप्स बहुत सारे हैं, कुर्ती, सूट, पैंट, बॉयज हैं तो पैंट्स बहुत सारे हैं, शर्ट है उसमें भी वैरायटी है, जीन्स में, टी शर्ट में, अलग अलग टाइप के। अगर बहुत सारा है एक वैरायटी के कपड़े, तो अब क्या सबको ऐसे नहीं ना डाल दोगे, अब उसको क्या करोगे, ऑर्गेनाइज करके रखोगे अलमारी में, कि जीन्स को एक साइड एक तरह से रख दिया, जितने टॉप्स हैं घर में पहनने वाले, घर के बाहर पहनने वाले, थोड़े कैजुअल वेयर हो गया, थोड़े पार्टी वेयर हो गए, सब क्या कर दिया, अलग अलग जगह पर हमने उसको बांट के ऑर्गेनाइज करके रख दिया। तो यहीं पर सेम बात कह रहा है कि ऑर्गेनाइज रॉ डेटा जो थे उसको हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज किस तरह से कर रहे हैं, या एक पहला था इसको क्लासिफाई करके, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, और साथ ही साथ उसको टेबल फॉर्म में दिखा के, मतलब टेबल ऑफ टैबुलेशन ऑफ डेटा। टैबुलेशन का सिंपल सा मतलब यही है कि किसी चीज को टेबल के फॉर्म में बनाना। ठीक, टेबल के फॉर्म में बनाना, जैसे कि यहाँ पर पर्टिकुलर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर जेंडर की बात करें, ठीक, तो जेंडर में मेल कितने थे अलग लिख दिया, फीमेल कितने थे अलग लिख दिया, फिर टेबल फॉर्म में ऐसे बन गया ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट, मतलब किसी भी चीज को, किसी जो क्लास डेटा का क्लासिफिकेशन किए, उस चीज को टेबल के फॉर्म में दिखाकर उस चीज को समझने में आसानी करवाना, इसको क्या कहलाएगा, टैबुलेशन ऑफ डेटा। सो अब एक एक करके देखेंगे क्या है मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है डेफिनेशन। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है, अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, तो डेफिनेशन कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सीधे सीधे अब डेफिनेशन देखकर ही ऑप्शन में ऑथर्स के नाम दे दिए जाते हैं कि ये बताइए अब किन्होंने कहा है ये चीज। सो इसीलिए यहाँ पर डेफिनेशन आपके लिखा गया है, बहुत आसान है। क्लासिफिकेशन क्या है, इज अ प्रोसेस। क्या है ये क्लासिफिकेशन, है क्या है, प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस किस चीज का प्रोसेस है, बाय विच डेटा आर अरेंज इनटू ग्रुप्स एंड क्लासेस। सिंपल सी बात थी कि जो पूरा डेटा था, ये पूरा डेटा था, इसको हम अरेंज कर रहे हैं अलग अलग क्राइटेरिया में बांट कर, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे हम, क्लासिफिकेशन। अलग अलग ग्रुप्स या क्लासेस में बांट रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, एक सर्टेन क्राइटेरिया में बांट रहे हैं। याद रखना, क्लासिफिकेशन ऐसे ही नहीं कर देंगे हम एट रैंडम, एक सर्टेन क्राइटेरिया, एक सर्टेन ग्रुप में, एक सर्टेन हम सिस्टमैटिक वे में किसी चीज को एक ग्रुप में रख के उस चीज को बांट रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। कॉर्नर ने दिया था क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग, ये भी उन्होंने यही कहा कि किसी चीज को अरेंज करना, सिस्टमैटिकली अरेंज करना थिंग्स इन ग्रुप्स एंड क्लासेस। सेम बात की है, इन ग्रुप्स एंड क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर resemblance and affinities and give expression to the unity of attributes that may be subset among the diversity of individual। मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात इन्होंने कही कि जो डेटा आपने रॉ डेटा कलेक्ट किया है, उस डेटा को आपको क्या करना है, किसी एक सर्टेन अरेंज्ड मैनर में, अरेंजिंग थिंग्स के, चाहे वो असेंडिंग, अगर आपने किसी स्टूडेंट्स का आपके क्लास है, ठीक है, आप कहीं पढ़ा रहे हो, आपको अपने स्टूडेंट्स हैं, आपके 100 स्टूडेंट्स हैं, तो उन 100 स्टूडेंट्स का मार्क्स आपको पता करना है। मार्क्स टेस्ट लिया, मार्क्स पता चल गया, अब ये पता करना है कि कौन सबसे ज्यादा पाया है, कौन सबसे कम पाया है, एवरेज मार्क्स कितना है। तो अब क्या करोगे, जितना डेटा आपके पास आया है उसको क्या करोगे, आप अरेंज करोगे पहले, या तो असेंडिंग से डिसेंडिंग में करोगे या डिसेंडिंग से असेंडिंग में करोगे। अरेंज करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सबसे कम मार्क्स पाया है, मिनिमम मार्क्स कितना आया है और मैक्सिमम मार्क्स कितना गया है। ओके, सो ये क्या था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। मैंने क्या कहा कि एवरेज मार्क्स पता करना है तो सबसे हाईएस्ट और लोएस्ट तो जानना पड़ेगा ना। सबसे हाईएस्ट देखेंगे, सारे बच्चों का मार्क्स निकालना होगा, हाईएस्ट से लोवेस्ट कितना हाईएस्ट गया है, कितना मिनिमम गया है, ये पता करने क्या करना होगा, हमको अरेंज करना पड़ा। ठीक, फिर कितने लोग एक टाइप के मार्क्स पाए हैं, उससे ज्यादा कितना पाया है, तो ये क्या हो गया, आपको आसानी पड़ेगी अगर पूछा जाए आपसे सवाल कि आपके क्लास में कितने बच्चे 80% से ऊपर पाए हैं, तो उसके लिए पता होना चाहिए ना कि
टोटल कितने हैं 80 से ऊपर, तो वो तभी हो पाएगा जब डेटा को हमने सही ढंग से उसको अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद अब हम काउंट कर सकते हैं कि हाँ इतने ऊपर हैं और इतने इससे कम पाए हैं। तो सिमिलरली यही बात वो कह रहा है यहाँ पर भी क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा को लेकर। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा किस किस तरह से हो सकता है, कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए दिए गए हैं कि अगर पॉपुलेशन सेंसस की बात की जाए, पॉपुलेशन सेंसस निकालना है तो किस किस के अकॉर्डिंग हो सकता है, जेंडर के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग हो सकता है, मेल एंड फीमेल, ठीक। मैरिटल स्टेटस के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, मैरिड एंड अनमैरिड। फिर प्लेस ऑफ रेसिडेंस की बात हो सकती है, रूरल प्लेस में है कि अर्बन प्लेस में है। एज की बात हो सकती है, अलग अलग एज में बांट दिया गया एक्सेट्रा करके। प्रोफेशन की बात कर सकते हैं, कौन एग्रीकल्चर में है, कौन प्रोडक्शन में है, कौन कॉमर्स फील्ड में है, कौन जॉब में है, सर्विस कर रहा है, कौन किसका बिजनेस है, प्रोफेशन है। ये सब फील्ड में हम अलग अलग फील्ड में, अदर्स लिखा है, अदर्स मतलब बहुत अलग अलग फील्ड में हम इस चीज को बांट सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, रेसिडेंट इन स्टेट, किस स्टेट में इंसान रह रहा है, किस सिटी में रह रहा है इंसान, इन सारी चीज को भी हम अलग अलग क्राइटेरिया में बांट सकते हैं। तो ये क्या हुआ, हमने हर जगह से डेटा कलेक्ट कर लिया, अब हम अपने हिसाब से क्या बना रहे हैं उसको, उसका एक क्या बना रहे हैं, एक हम उसको क्लासिफाई करने के लिए क्राइटेरिया बना रहे हैं। अब वो जो क्लासिफाई करने क्राइटेरिया बनाए हैं, अगर मान लो एक डेटा अगर लिया जाए कि 100 लोग का डेटा था मेरे पास, अब 100 लोग के डेटा में अगर जेंडर की बात करें तो जेंडर में से मान लो कि जेंडर भी दो तरह का था, एक मेल था और एक फीमेल था, ठीक। मेल में मान लो 60% लोग मेल थे और 40% फीमेल, तो 60 ये हो गए, 40 ये हो गए। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया और क्या हो सकता है, दूसरा था मैरिटल स्टेटस। अब मैरिटल स्टेटस में ये कह सकते हैं कि एक क्या था, एक अनमैरिड हो गया और एक मैरिड हो गया। अब इसमें मान सकते हैं कि अनमैरिड वाले जो हैं वो 80 हैं और मैरिड वाले क्या है वो 20 है, क्योंकि डेटा क्या है टोटल 100 का ही है। नेक्स्ट और कौन सा क्राइटेरिया ले सकते हैं, एज का ले सकते हैं। एज का अगर ले रहे हैं तो मान लो कि आपको किसी मतलब कॉलेज लेवल या कॉलेज लेवल से ऊपर वाला कुछ रिसर्च करना है, या आपको यंगस्टर्स वाला एज वाली चाहिए, या बड़े लोग का चाहिए, छोटे बच्चों का आपको डेटा नहीं चाहिए, तो आप कहाँ से शुरू करोगे, सिंपल ऐसे भी क्राइटेरिया बना सकते हो, लेस देन 25 ईयर्स, लेस देन 25 ईयर्स, 25 to 40 ईयर्स, फिर 40 अबव, ऐसे सिंपली कर दो 40 अबव। आपको इतना ही क्राइटेरिया जानना था, आपने एज को इतने ही पार्ट में, ये आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो, जरूरी नहीं कि पूरा यहाँ से लेके हर साल तक ले चले। ये तो पॉपुलेशन सेंसस का एग्जांपल लिया था, आप अपना प्रॉब्लम एरिया जो आप रिसर्च कर रहे हो, जिस फील्ड में आपको स्टैटिस्टिक्स लगाना है, जिस फील्ड का आपको डेटा चाहिए, जो आपका सैंपल है, उस हिसाब से आप अपने क्राइटेरिया को बांट सकते हो और इसको टैबुलेशन फॉर्म में, इसको टेबल के फॉर्म में क्लासिफाई कर लिया यहाँ पर। अब ये ऐसे ही ये बना दिया, ऐसे तो मतलब हाथ से लिख के भी क्लासिफाई कर सकते थे, लेकिन अब ये टेबल बना दिया तो आसान हो गया इसको जानने में। तो इस तरह से आप अपना क्लासिफिकेशन करते हो डेटा का। ओके, चलो, तो इधर आ गया आपके लिए कुछ एक बहुत ही अच्छा सा न्यूज क्या है आपका, जिन्होंने भी अभी तक यूनिट 1 का नहीं देखा है और उनको लग रहा था कि थोड़ा सा ज्यादा है, उनके लिए कोड है, कोड लगाओगे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आराम से, फिर जाके आप अपना यूनिट 1 जो है वो वहां से कवर कर सकते हो। और साथ ही साथ ये जो आज जो हम पढ़ा रहे हैं यूनिट 2, इसके आगे के जो चैप्टर्स हैं वो सारे भी आप आराम से देख पाओगे। इसके आगे के चैप्टर्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये अभी तक जो मैं पढ़ा रही हूँ वो थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल था, बट अब जो स्टार्ट होने वाला है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, रिग्रेशन, ये सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और कॉन्सेप्ट हैं, assumptions हैं, क्या कहती है, क्या होता है, कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये सारी चीज आपको फिर उन सारे टॉपिक्स में पता चलेगा। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब देखो ऑब्जेक्टिव आ गया, फंक्शन आया किसका, क्लासिफिकेशन का। क्या है, बहुत इजी है, तो एक बार जल्दी जल्दी इसको खत्म करेंगे ताकि आगे जो इंपॉर्टेंट चीज और रखी हुई है आपके लिए उनको हम कवर कर सकें। क्या है, टू कंडेंस द डेटा एंड टू मेक द डेटा सिंपल। डेटा को क्या करना है, हमें सिंपल करना है। रॉ मटेरियल में था सब ऐसे घोष था, उसको मैंने अलग अलग बांट दिया, डेटा सिंपल हो गया। ऑब्वियस सी बात है, ये मेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है। टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, जब हम किसी डेटा को बांट लेते हैं, अब हम जब बांटे हैं, यहाँ पूरा टोटल था, जेंडर के बेस पे अगर बांटना था तो ये पूरा 100 था। अब अगर इसको बांट दिए मेल और फीमेल में, और फिर हम निकाल दिए इसको कि ये 40 मेल थे 60 फीमेल थी, तो अब ये बट गया, क्या हो गया, एक तरह से कंपैरिजन करने में आसानी हो गई कि रेशियो क्या है मेल और फीमेल की,
मेल और फीमेल की रेशियो 40:60 है और कंसाइज कर देंगे तो 2:3 है। 2:3 रेशियो में हमारा ये 100 डेटा बटा हुआ है। इससे क्या आसानी मिली हमें, कंपैरिजन करने में, बांटने में आसानी मिली। चलो नेक्स्ट क्या है, क्लास 2 क्लैरिफाई सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। कितनी सिमिलैरिटी है, ठीक, क्या पता यहाँ पर पूरे 50-50 में ही बटा हो, तो हाँ भाई मेल और फीमेल का रेशियो क्या एकदम बराबर है। कोई सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटीज के बारे में भी हम आसानी से जान पाएंगे जब अपने डेटा को हम क्लासिफाई कर लेंगे। फिर क्या है, डेटा को क्या कर रहे हैं हम, लॉजिकली और साइंटिफिकली हम उसको अरेंज कर रहे हैं। लॉजिकली साइंटिफिकली मतलब डेटा को ऐसे ही हम नहीं कह रहे, स्टार्टिंग से कह रहे हैं, एक क्राइटेरिया के हिसाब से हम अपने डेटा को बांटेंगे। अब चाहे वो असेंडिंग टू डिसेंडिंग जाए, ठीक, चाहे टाइम के बेस पे जाए, आगे पढ़ोगे टाइम के बेस पे, चाहे ज्योग्राफी के बेस पे मतलब लोकेशन के बेस पे जाए, ठीक है। तो इन सारे क्राइटेरिया के बेस पे ही हम अपने डेटा को लॉजिकल सेंस में ही बांटेंगे, ताकि फ्यूचर में उसको समझने में और उससे रिजल्ट निकालने में हमको क्या मिले, आसानी हो, ठीक। नेक्स्ट क्या है, क्या सेव कर रहा है, टाइम भी सेव कर रहा है, टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड स्पेस। ये तीनों चीज ही, स्पेस क्यों कर रहा है, स्पेस देखो स्पेस क्यों कर रहा है, वही चीज अगर कहा किसको पेपर भरना होता है सिर्फ, ठीक, जिसको बस पेपर भरना होता है और पता नहीं होता है कि एक्चुअली में क्या लिख रहे हैं हम, तो वो क्या करेगा, बस पेपर भरने के लिखते जाएगा लिखते जाएगा लिखते जाएगा लिखते जाएगा, 3-4 पेज भरा जाएगा आराम से। लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा और उसको सही से उसको रिप्रेजेंट करना होगा, तो उसका क्या, एक तो चार्ट बना के लिखने में टाइम स्पेस सेव हुआ, प्लस जो जगह थी वो भी बची, और साथ ही साथ जो आपकी एनर्जी पूरा 4-5 पन्ना भरने में जा रहा था, वो आपका उतना सा बनाकर ही आपका सारा कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो गया, या सामने वाले को आपने समझा दिया उतना ही सिर्फ लिखकर बनाकर। तो इसका क्लासिफाई करना, देखो स्टैटिस्टिक्स क्या है, आपको बता तो रहा है कि कैसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और कैसे उसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं एक रिसर्च या सर्वे के टर्म पे। लेकिन ये आपकी लाइफ में, आपका जो एजुकेशन लाइन चल रहा है, अभी आप पढ़ रहे हो, आपके इस लाइफ में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि आपको ये भी बता रहा है कि आपको कैसे फिर अपने डेटा को, जो आप ज्ञान ले रहे हो हर तरफ से, कहीं यूट्यूब से, बुक से, कॉपी से, नोट से, कहीं से भी, या अपना खुद का उसमें डाल रहे हो, उस चीज को कैसे अलग अलग जगह से ले लिया, अब उस चीज को कैसे अपना नोट्स बनाए। अपना नोट्स बनाओगे, उसको नोट्स को 4 बार भी पढ़ोगे, कई बार भी पढ़ोगे, तो वो एक बार में आपको समझ में आ जाएगी। इन कंपैरेटिव जो 4 जगह से अलग अलग जगह से लिखा हुआ है, उसको पढ़ने का मन नहीं करेगा, लेकिन उन्हीं 4 जगह से जो पढ़ के आए हो, पढ़ के अपना एक सीक्वेंस में लिख लिया, तो वो चीज ज्यादा समझ में आएगा, ठीक। चलो इसी की बात ये कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, टू ग्रैप्स द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को ग्रैप्स करने में, इंफॉर्मेशन को सही से बताने में भी, वही मैंने कहा, इंफॉर्मेशन को ग्रैप्स करना मतलब 4 जगह से आप लेकर आए हो, लेकिन एक जगह उसको सिस्टमैटिकली आपने लिख दिया, तो अब वो इंफॉर्मेशन आपके माइंड में ग्रैप्स होने में आसानी रहेगी, इन कंपैरेटिव जो अलग अलग जगह से इधर उधर से कहीं पर भी लिख लिए थे उसके कंपैरेटिव। नेक्स्ट क्या है, टू प्रिपेयर द बेस ऑफ टैबुलेशन एंड अदर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्लासिफाई करोगे, जब क्लासिफाई हो जाएगा तभी उसको टेबल फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर पाओगे। सबको ये नहीं आता, सबके पास इतना टैलेंट नहीं हो पाता है कि आपने डेटा क्लासिफाई करके उस टेबल फॉर्म में लिख दो, टेबल फॉर्म में बना दो, जिससे आपका अगर एग्जामिनर आप एग्जाम में लिखने जा रहे हो तो सामने वाला समझ जाए, या आप कोई रिसर्च किए हो, कोई सर्वे किए हो, डेटा कलेक्ट करके लाए हो, तो उसको इन जनरल कोई पर्सन पढ़े तो वो उसको समझ जाए। तो आपको ये सिंप्लिसिटी सीखनी है कि कैसे अपने रॉ डेटा को क्लासिफाई करना है इस तरीके से, ताकि वो सिंपलिसिटी के साथ आ सके और उसको टेबल फॉर्म में हम बना सके, और फिर उस पे हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगा सकें आगे, ठीक। चलो अब देखो यहाँ पर अब कहानी शुरू होती है किसकी, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। किस किस तरह से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, इसी की बात मैं कही थी कि आगे ये भी टॉपिक है एक। इसमें देखो क्या है, ज्योग्राफिकल बेसिस पे, पहला क्या लिखा है, ज्योग्राफिकल बेसिस पे कर रहे हैं। ज्योग्राफिकल बेसिस मतलब एरिया के बेसिस पे हो रहा है। एरिया कैसा हो गया, कोई प्लेस या लोकेशन। स्टेट की बात हो रही है तो अलग अलग स्टेट में बांटा, सिटी की बात हो रही तो अलग अलग सिटी में बांटा, लोकेलिटी की बात हुई तो अलग अलग लोकेलिटी में बांट रहे हैं, टाउन की बात हुई तो अलग अलग टाउन में बांट रहे हैं, विलेज की बात हुई तो अलग अलग विलेज में बांट रहे हैं। ये क्या हो गया, एरिया के बेस पे, ठीक। और कंट्रीज की बात हो रही तो अलग अलग कंट्रीज में बांट रहे हैं, इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, अलग अलग देश की भी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी ज्योग्राफिकल लोकेशन आपका ये कहलाता है। क्रोनोलॉजिकल मतलब टाइम से होता है। टाइम मतलब कि 1947 के पहले, 1947 के बाद, तो इसको क्या कहेंगे, प्री इंडिपेंडेंट और पोस्ट इंडिपेंडेंट।
सिंपल 2 क्राइटेरिया इंडिपेंडेंस के तौर पर अगर ये देखना चाहते हैं आजादी के पहले हमारा भारत कैसा था और आजादी के बाद हमारा भारत कैसा है, एक इसका रिसर्च हो सकता है। तो उसमें हम क्रोनोलॉजिकल ऐसे बांटेंगे, एक इसके पहले और एक इसके बाद, या टाइम के बेस पे बात सकते हैं, ईयर के बेस पे बात सकते हैं कि 20 साल का डेटा, ठीक है, 20 साल के बाद डेटा, फिर 10 साल का डेटा, फिर 5 साल का, या मतलब कहीं पर भी जहां टाइम ड्यूरेशन आए तो वहां पर क्रोनोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल, ये दो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एट्रीब्यूट्स लिखा है डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हो गया कि ये कैसा नेचर का हो गया, इसको मिटाती हूँ, यही लिखा जाए, ये कैसा नेचर का हो गया, ये हो गया क्वालिटेटिव नेचर का। क्वालिटेटिव नेचर जो अभी हम लोग पढ़कर आए हैं उसमें पॉपुलेशन सेंसस जब निकाल लेते, क्वालिटेटिव मतलब, क्वालिटेटिव में ऐसा नहीं कि नंबर नहीं रहेगा, नंबर तो रहेगा लेकिन उसको आप गिन नहीं पा रहे हो, गिन नहीं सकते, मतलब कि आपको डेटा चाहिए था तो मेल फीमेल को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन मेल फीमेल कितने हैं ये काउंट कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे अगर कोई चीज बांटी जा रही है, बेसिस ऑफ जेंडर, बेसिस ऑफ मैरिटल स्टेटस, बेसिस ऑफ इनकम, इन सब चीज पे अगर बेसिस पे बांटा जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, वो क्या कहलाएगा, आपका एट्रीब्यूट्स कहलाएगा, जिसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, दूसरा क्या है, वेरिएबल क्या कहलाता है, वेरिएबल मतलब विच हैज सम नंबर, इसके पास कुछ नंबर है, कुछ क्या है, नंबर है, साइज है, मैग्नीट्यूड है, तो उसको हम कहेंगे क्या, वेरिएबल्स। ओके, तो जो नेक्स्ट है आपका वेरिएबल, वेरिएबल क्या कह रहा है, आपके न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को कह रहा है, मतलब कि वो कितना है। अभी ये क्या बात कर रहा था, ऊपर डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा था और नीचे न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है, मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, नंबर्स में लिख सकते हैं, नंबर्स में हम उसको बता सकते हैं, उसका साइज मैग्नीट्यूड करके हम उसको बता सकते हैं। आगे जो आपका स्लाइड है इसको बहुत ही डिटेल तरीके से लिखा हुआ है। पहला जो था ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन था, बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात कर रहा था। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन किसके बेस होता है, लोकेशन के बेस पे होता है, कि आपका लोकेशन के बेस पे, चाहे वो एरिया का हो, चाहे स्टेट का हो, एरिया का हो, स्टेट का हो, कंट्री का हो, सिटी का हो, कैसा भी हो, एरिया के बेस पे, लोकेशन के बेस पर किसी चीज को हम बांट रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्या था, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे, मतलब टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड मतलब कहीं पे भी ड्यूरेशन की बात है, टाइम की बात है, तो मतलब किस तरह से बांट सकते हैं, ईयर के बेसिस बांट सकते हैं, मंथ के बेसिस पे बांट सकते हैं, कि जनवरी से मार्च तक का, ठीक, फिर मार्च से, या मार्च अप्रैल से कर लो, अप्रैल से करके अप्रैल से जून तक का, ऐसे करके अगर हम मंथ वाइज बांट रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे हम, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। वीक वाइज, डे वाइज, आर वाइज एक्सेट्रा, ठीक है, इस तरह से अगर हम बांट रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे हम, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो आपका जो था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका पार्ट आता है वो आता है डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन, और दूसरा आता है आपका डिस्क्रिप्टिव, यहाँ क्यों लिखा है ऐसे, इधर है, हाईलाइट नहीं हुआ है, वेट, तो हाईलाइट कर देती हूँ, डिस्क्रिप्टिव और क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन को और क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स कहते हैं, आगे लिखा भी है, एट्रीब्यूट्स कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बाय क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स, या डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव। क्या लिखा है इसके अंदर, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, मतलब कि अगर हमको ये पता चल जाए, क्या पता चल जाए, कि अगर ये 100 थे, ठीक, इन 100 में से ये पता चल जाए कि ये जो 60 लोग हैं, ये जो 60 लोग हैं वो क्या है, लिटरेट हैं, ठीक, तो प्रेजेंस तो पता चल गया ना कि 100 में से 60 लोग क्या है, वो लिटरेट हैं। अपने आप इसका एब्सेंस भी पता चल जाएगा कि मतलब कि ये 40 लोग जो हैं वो इलिटरेट हैं, ठीक, अगर 60 ने बता दिया कि वो लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, तो अपने आप पता चल गया कि 40 लोग जो हैं वो इलिटरेट हैं। या मैरिड अनमैरिड की बात करें, मैरिड की बात करें और अनमैरिड की बात करें, अगर ये पता चल गया कि मैरिड कितने हैं, अगर मेरे पास 100 का ही डेटा था, इसमें से पता चल गया कि 80 लोग मैरिड हैं, तो अपने आप पता चल जाएगा कि 20 लोग क्या हैं, वो अनमैरिड हैं। तो किसी भी एट्रीब्यूट्स मतलब कोई भी एक क्राइटेरिया है, चाहे वो जेंडर के बेस पे हो, चाहे मैरिटल स्टेटस के बेस पे हो, चाहे ऑक्यूपेशन के बेस पे हो, तो इन सब बेसिस पे अगर हमें किसी के होने ना होने का पता चल जाए कि कितना है और कितना नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको क्वालिटेटिव
क्लासिफिकेशन कहेंगे या क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स कहेंगे। नेक्स्ट क्या था, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या कह रहा है, मेजर कर रहा है, किसको मेजर कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स को मेजर कर रहा है। अंडर स्टडी इज सेड टू बी क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स। यूनिट को अगर हम पढ़ रहे हैं, यूनिट के बारे में अगर हम जान रहे हैं, कितना यूनिट से बढ़ रहा है, कितने यूनिट से घट रहा है, साइज कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, इसकी अगर बात कर रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा, हमारा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन आ जाएगा। होप आपको ये चार किस तरह से क्लासिफिकेशन डिवाइड हो रहा है। तो चार था, ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, एट्रीब्यूट्स एंड वेरिएबल्स। अब ज्योग्राफिकल क्रोनोलॉजिकल तो नॉर्मल सी बात थी, लोकेशन और टाइम के बेस पे। जो अब स्टार्ट हो रहा है हमारा टॉपिक क्या है, एट्रीब्यूट्स एंड वेरिएबल। इसके बारे में आगे हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यही पूरा स्टैटिस्टिक्स, इसी पे पूरा स्टैटिस्टिक्स बेस है। क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं तो हमें वेरिएबल किसको लेना है, किससे हम कहेंगे कि वो एट्रीब्यूट्स है, किसे हम कहेंगे कि वो वेरिएबल है। तो यही पूरा एक आपका कहते हैं ना कि पूरे आज के जो टॉपिक चल रहा है, आज का जो सेशन चल रहा है, उसका पूरा सार यही है। ठीक, का आगे चलो। तो यही था आज का टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है, एट्रीब्यूट्स एंड वेरिएबल करके। अब तक मैं उम्मीद करती हूँ सब समझ में आ गया होगा। एक बार वापस अपने माइंड में रिवाइज करो कि यस मैम ने क्या क्या बताया है। मैम ने बताया क्लासिफिकेशन क्या होता है, टैबुलेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन में क्या क्या पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन मतलब होता क्या है। हाँ, क्लियर हो गया है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें मैम। हम आगे बढ़ते हैं अब अपने एट्रीब्यूट्स एंड वेरिएबल की तरफ। ठीक, चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है, एट्रीब्यूट्स। स्टार्टिंग से कह रहे हैं एट्रीब्यूट्स मतलब नॉर्मल, किसके बेस पे बांटा गया है, जेंडर के बेस पे, सेक्स के बेस पे। ब्लाइंडनेस डेफनेस के मतलब क्या पूछा है यहाँ पर लिखा, जो इसका मतलब यही हो गया कि अगर हम ये पता करने जा रहे हैं कि हमारे इंडिया में डिसेबिलिटी कितनी है, ठीक है, फिजिकल डिसेबिलिटी कितनी है, तो उसको हम किसी ना किसी क्राइटेरिया में तो बांटेंगे ना। अगर हमको यही जानना है कि फिजिकल डिसेबिलिटी कितनी है हमारे इंडिया में, कितने लोग फिजिकली डिसेबल हैं, तो हम किस तरीके से मेजर करेंगे। डेफनेस पे मेजर कर सकते हैं, ठीक, ब्लाइंडनेस पे मेजर कर सकते हैं, किसी का हाथ नहीं है तो उस पर मेजर कर सकते हैं। मतलब अलग अलग नाम देके इसको मेजर करते हैं। अगर पूरा 1000 डेटा कलेक्ट हुआ है तो 200 ये हैं, 300 ये हैं, 400 ये हैं, ऐसे करके हमने इसको फिर बांट दिया। तो हम ये बता पाएंगे कि हाँ, अगर हम फिजिकल डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो इतने लोग, 200 लोग क्या है, डेफ है, मतलब बहरे हैं, 300 लोग क्या है, अंधे, ऐसे हम इसको कह सकते हैं। सो ये तो एक एग्जाम्पल था। अगर मान लो हम इसकी बात कर रहे हैं कि जो आगे लिखा है आपके, एजुकेशन लिखा है, आई कलर लिखा है, फिर एम्प्लॉयमेंट, नेशनैलिटी लिखा है। अगर नेशनैलिटी के बेस पे हमको देखना है तो नेशनैलिटी के बेस पे हम कैसे बांट सकते हैं, एक अगर हम इंडिया की बात करें तो एक हो जाएगा इंडियन, और एक नॉन इंडियन बोल लो या फॉरेनर बोल लो, नॉन इंडियन बोल लो या फॉरेनर बोल लो, या एक बोल लो एनआरआई, ठीक, एनआरआई बोलो। तो इस 3 क्राइटेरिया में हम कैसे कर सकते हैं, नेशनैलिटी के बेस पे इस चीज को बांट सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं, एकदम अच्छे से हमें एट्रीब्यूट्स को समझ लेना है। एट्रीब्यूट्स में मतलब कोई एक सर्टेन ए है, बी है, सी है या डी में, हम ऐसे करके क्राइटेरिया में अलग अलग एट्रीब्यूट्स में अलग अलग एक एट्रीब्यूट्स के अलग अलग पार्ट में उसको हम बांट के उसके काउंटिंग को, उसके नंबर को हम लिख रहे हैं। ओके, तो अब और देखा जाए किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, सबसे पहला आता है सबके माइंड में कि कुछ लोग या तो एम्प्लॉयड होंगे मैम, एम्प्लॉयड होंगे या अनएम्प्लॉयड होंगे। एक तो सिंपल ऐसा वाला क्राइटेरिया हो गया, ठीक। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट करें कि अगर मान लो हमें एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड के बारे में हम नहीं जान रहे हैं, हम सीधे सीधे इसको और क्राइटेरिया में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट में ये देख सकते हैं कि कौन सर्विस में है, कौन सर्विस में और एम्प्लॉयड है, कौन बिजनेस में है, कौन प्रोफेशन में है, बिजनेस प्रोफेशन में है, कौन स्टूडेंट है, अभी पढ़ता है, अभी उसका एम्प्लॉयमेंट है नहीं, वो स्टूडेंट है, पढ़ रहा है, तो अभी तो उस एम्प्लॉयमेंट की उसकी बात आएगी नहीं। तो इसमें भी किसमें आ जाता है, स्टूडेंट में ही आ जाता है, ठीक है। तो इन चार बेसिस पे अगर एम्प्लॉयमेंट को बांट सकते हैं, या इन 2 बेसिस पे ही बांट सकते हैं, सिर्फ एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड पे। तो यही बात कह रहा था आपका एट्रीब्यूट्स। पढ़ देती हूँ एक बार, यहाँ तक पढ़ लिया था, एसेट्रा विच कैन नॉट बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, बट only their presence and absence in a group by individual can be noted and called as attributes। मतलब हम उसको
मेजर नहीं कर रहे हैं, नाप नहीं रहे हैं, कोई एक मीटर नहीं है जिसके ऊपर रख के उसको नाप रहे हैं हम, बट हाँ जितने डेटा कलेक्ट हुए हैं उसके बेसिस पे हम उसका ग्रुप में डिवाइड कर, उस इंडिविजुअल को अलग अलग ग्रुप में डाल रहे हैं, ग्रुप में डिवाइड करके उसको दिखा रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम? एट्रीब्यूट्स कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? एट्रीब्यूट्स या क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्या कहेंगे? क्वालिटेटिव वेरिएबल। ओके, चलो नेक्स्ट बढ़े, वेरिएबल की तरफ बढ़े आप। ये क्वालिटेटिव वेरिएबल था। अब नेक्स्ट जो आया आपका लेकिन वो स्लाइड आई थिंक मिस हो गया है इसमें से। चलो यहाँ पे एक स्लाइड मिसिंग है जिसमें बताया गया था कि वेरिएबल क्या होता है। तो इसके बाद जो आपका स्लाइड आएगा कि एट्रीब्यूट्स हमने पढ़ लिया, एट्रीब्यूट्स पढ़ने के बाद अब हमें पढ़ना था वेरिएबल के बारे में। तो वेरिएबल क्या होता है उसको भी हम देखते हैं। वेरिएबल सबसे पहले क्या है? ये क्या है? क्वांटिटेटिव। ये क्या है? क्वांटिटेटिव या और मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेजर कर सकते हैं हम। क्वांटिटेटिव मतलब गिन सकते हैं और उसको मेजर कर सकते हैं हम, मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक, अब जिसको भी जिस डेटा को हम मेजर कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक, उसे ही हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक, अब ये वेरिएबल्स क्या है? अब ये वेरिएबल्स क्या है? कुछ सर्टेन चीजों को ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर सेल कितना हो रहा है, प्रॉफिट में, अगर हमें किसी मतलब कंपनी का हमको प्रॉफिट जानना हो तो सेल कितना है, रेवेन्यू कितना आ रहा है, उसका सेल रेवेन्यू कितना आ रहा है, एक्चुअल में टर्नओवर कितना है, ये सारे क्या हो जाएंगे? जो सेल आ रहा है, प्रॉफिट बोल रहे हैं, टर्नओवर बोल रहे हैं हम, ये क्या आ जा रहा है? ये इसके वेरिएबल्स हो जा रहे हैं जिसको हमें काउंट हम कर सकते हैं। सो अब ये वेरिएबल कितने तरह के हो सकते हैं? एक हो सकता है डिस्क्रीट, एक हो सकता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल। अब ये डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है, इसकी बात हम आगे अपने साइड में करेंगे। फिलहाल बस इतना जानना है हमें कि हमने दो चीज पढ़ा, एक एट्रीब्यूट्स पढ़ा। एट्रीब्यूट्स क्या हुआ? जिसको हमने एज इट इज जो था क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जिसका प्रेजेंस और एब्सेंस है, हम उसका ग्रुपिंग कर रहे हैं, उसको बना दे रहे हैं जेंडर के बेस पे, मेटा स्टेटस बेस पे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? अब इसको हम ऐसी चीजें जो हम उसकी क्वालिटी क्वांटिटेटिव देख रहे हैं, सेल्स कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, टर्नओवर कितना है वो बता रहा है, आपको मेजर करके बता रहा है। मीन्स आपको ये भी बता रहा है कि वो हाइट भी बता रहा है आपको, हाइट मेजर करते हैं हम लोग, वेट क्या करते हैं? मेजर करते हैं, बॉडी टेम्परेचर क्या मेजर करते हैं ना। ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए? ये सारे एग्जाम्पल हो गए वेरिएबल्स के। ये क्या हो जाएंगे? आपके वेरिएबल जिसको हम मेजर कर रहे हैं और जो डिफर हो सकते हैं। डिफर मतलब कि आपकी हाइट किसी और की हाइट से एक दो सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो सकती है, वेट किसी की आपकी चेंज सकती है, बॉडी टेम्परेचर आज कुछ और थी, कल थोड़ी हल्की फुल्की चेंजेस आ सकते हैं, आपके और सामने वाले में चेंजेस आ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? ये सारे किस में आएंगे? वेरिएबल्स में आएंगे। इसी की बात ये कर रहा है। अब किनको हम कहेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल है, किनको हम कहेंगे कंटिन्यूअस वेरिएबल है, ये आगे वाले हम अपने साइड में देखने वाले हैं। तो आपका जो नेक्स्ट स्लाइड था वो यही कहता है कि स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या होता है। स्टैटिस्टिकल सीरीज की बात कर रहा है, जो आपको कह रहा है डिस्क्रीट में हो सकता है और कंटिन्यूअस सीरीज में हम इसको बांट सकते हैं। मतलब डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में हम इसको बांट सकते हैं। पहले स्टैटिस्टिकल सीरीज का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग। क्या कह रहा है? डेटा को, एक क्लासिफाइड डेटा को अरेंज करना एक लॉजिकल और सिस्टमैटिक ऑर्डर में, एक लॉजिक के साथ और सिस्टमैटिक ऑर्डर में उसको अरेंज करना ही क्या कहलाता है? साइरेशन, सीरिएशन, सॉरी सीरिएशन कहलाता है। ठीक है, सीरीज के आगे एशन TION लगा है, नाउन बनाया गया, सीरिएशन कहलाता है। और यही जो डेटा अरेंज हो रहा है इसको क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिकल सीरीज। यही जो डेटा अरेंज हो रहा है इसको स्टैटिस्टिकल सीरीज कहते हैं। ठीक, इन अदर वर्ड लिखा है व्हेन एट्रीब्यूट्स और थिंग्स आर काउंटेड, किसी चीज को हम गिन के कर रहे हैं, मेजर करके कर रहे हैं, वेट करके कर रहे हैं, एंड दे आर प्लेस्ड वन आफ्टर अनदर। मतलब मेजर करके कर रहे हैं तो मतलब जो लाइट वेट का है, जो लाइट वेट का है उसको ऊपर रख रहे हैं, फिर उसके बाद उससे भारी, उससे भारी, उससे भारी, उससे भारी। मतलब अगर ये 45 था, फिर 46 वाला, फिर 47 kg वाला, फिर 48, फिर 49, फिर 50, मतलब एक सीक्वेंस में उसके बाद के बाद ऑर्डरली बेस में, एक ऑर्डर में, चाहे वो असेंडिंग टू डिसेंडिंग चल रहा हो, चाहे वो डिसेंडिंग टू असेंडिंग चल रहा हो, मतलब एक ऑर्डर के बेस में किसी चीज को बांट रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? स्टैटिस्टिकल
सीरीज कहेंगे। अब यही स्टैटिस्टिकल सीरीज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, क्या होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, इन्हीं को कहते हैं वेरिएबल्स। ठीक, ये जो ऊपर पहले हम लोग देखे थे यही चीज है कि वेरिएबल्स को दो तरह बांटा गया है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। वही कहलाता है स्टैटिस्टिकल सीरीज। सीरीज के बेस में, एक सीक्वेंस के बेस में, एक लॉजिकल ऑर्डर के बेस में, सिस्टमैटिक ऑर्डर के बेस में अगर किसी चीज को हम बांट रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, स्टैटिस्टिकल सीरीज। अब ये स्टैटिस्टिकल सीरीज यहाँ पर, यहाँ देखो ये स्टैटिस्टिकल सीरीज, होप आपको विजिबल होगा ये पिक्चर यहाँ आपको टेबल आपको ये बता रहा है कि ये क्या है, डिस्क्रीट सीरीज। यहाँ लिख देती हूँ डिस्क्रीट सीरीज हो गया ये क्या हो गया आएगा, कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस क्या होता है, डिस्क्रीट क्या होता है, पहले डिस्क्रीट मतलब जो है एज इट इज हम उसको गिन सकते हैं, क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम इसको काउंट कर सकते हैं। ये हमने अपने जो आपका पहला यूनिट था उसमें ये चीज बताया गया था जब डेटा क्लासिफिकेशन हम पढ़े थे, डेटा किस तरह से डिफाइन क्लासिफाई किया गया था। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो तरह से डिफाइन किया गया था। जो क्वांटिटेटिव आया था, क्वांटिटेटिव में ही आया था ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। पुराना है ये टॉपिक। देखो सारे टॉपिक्स क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो जहां पर हमने डेटा कलेक्शन पढ़ा था, डेटा कलेक्शन कैसे हो सकता है, डेटा कलेक्शन में ही दो तरह से था, एक क्वांटिटेटिव था क्वांटिटी के बेस पे, और एक क्वालिटी के बेस पे था, क्वालिटेटिव। ठीक, क्वांटिटी के बेस में जो था जिसमें आया था पहला डिस्क्रीट और दूसरा था कंटिन्यूअस, और क्वालिटी के बेस में था नॉमिनल और एक रैंकिंग आया था मतलब ऑर्डिनल। ठीक, तो इसके पहले एट्रीब्यूट्स हम पढ़ के आए, यही क्वालिटेटिव कहला जाता है आपका एट्रीब्यूट्स, यही क्वालिटेटिव आपका कहला जाता है एट्रीब्यूट्स, और ये क्वांटिटेटिव कहला जाता है आपके वेरिएबल्स। क्लियर है। अब एक पिक्चर में सब कुछ बताया गया है, सही से बता दिया जाए एक पूरे उसमें। तो देखो ध्यान देना, इसको एक चार्ट में बता रहे हैं ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे, कोई भी यहाँ पर स्कोप ना रह जाए। तो डेटा कलेक्शन कितने तरह की से होता है, दो तरीके से होता है, जो हम अभी भी पढ़े हम लोग। डेटा को देखो, सोचो डेटा को कलेक्ट अगर हम दो तरीके से कर रहे हैं तो उसको क्लासिफाई भी हम दो तरीके से कर रहे हैं। तो ये डेटा कलेक्शन और उसका क्लासिफिकेशन दोनों ही एक तरह से सिमिलर हो गया। कैसे, क्योंकि यहाँ पर ही वही कहा, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के बेस में करते थे, भी वही पढ़ के आए हम लोग। तो जब क्वांटिटेटिव की बात किए हैं तो दो फिर इसमें आए हैं, एक आ गया है डिस्क्रीट, दूसरा आ गया कंटिन्यूअस। ठीक, और जब क्वालिटेटिव की बात किए हैं तो यहाँ पर भी दो आ गए हैं, एक नॉमिनल चीजों में बांटना, मतलब सिर्फ सीधे क्राइटेरिया के बेस पे बांटना, ठीक है, कैटेगरी या क्राइटेरिया के बेस में बांटना, और ऑर्डिनल हो गया या रैंकिंग हो गया, जिसमें आ जाता है कैटेगरी प्लस रैंकिंग। कैटेगरी तो बना ही दिए हम, अब उसको हम क्या कर दिए, साथ में रैंक कर दिए। तो ये क्या कहला जाएगा, आपके क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स हो गए, ऑन द बेस ऑफ एट्रीब्यूट्स के बेस पे हम बांट रहे हैं। और दूसरा क्वालिटेटिव में किसके बेस पे हो गया, वेरिएबल के बेस पे हो गया। ठीक, वेरिएबल बेस में जो डिस्क्रीट होता है उसको क्या कर सकते हैं हम, काउंट कर सकते हैं, उसको हम गिन सकते हैं। और वही कंटिन्यूअस में क्या हो जाता है, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है, जिसको मेजर करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, विच कैन बी मेजर बट नॉट काउंटेड। मेजर किसको कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाता है हाइट, वेट, ठीक, बॉडी टेम्परेचर, इन सबको क्या कर रहे हैं हम, मेजर कर रहे हैं। काउंट क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट कर सकते हैं। ठीक, या नंबर ऑफ फैकल्टी काउंट कर सकते हैं, मतलब किसी को जिसको हम गिन सकें वो किस में आ जाएंगे, डिस्क्रीट में आ जाएंगे। और जिनको हम मेजर करते हैं किस में आ जाएगा, कंटिन्यूअस में आ जाएगा। नॉर्मल हम किसी चीज को बांट रहे हैं कैटेगरी के बेस पे, मतलब मेल और फीमेल के बेस पे बांट रहे हैं, मैरिड अनमैरिड के बेस पे बांट रहे हैं, तो ये किस में आ जाएगा, नॉमिनल में। और ऑर्डिनल में क्या आ जाता है, इसको बांटने के बाद हम इसको रैंकिंग कर दिए, ठीक, इसको रैंक के फॉर्म में बना दिए, ऊपर से नीचे 1 2 3 4 कर दिए, तो उसको क्या कहेंगे हम, ऑर्डिनल। इसी की बात यहाँ पर ये हो रहा है। तो डिस्क्रीट में देखो क्या लिखा है, मार्क्स लिखा है कि 40 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर। कितनों ने पाया 40 नंबर, 12 स्टूडेंट्स में, गिन सकते थे आराम से। हाँ, ये नंबर डेटा था, काउंट करके हमने लिख दिया। 50 नंबर 15 ने पाया, 60 नंबर 16 ने पाया, और 70 नंबर 7 लोग ने पाया। अब वहीं पर अगर हम हाइट की बात कर रहे हैं, यहाँ कंटिन्यूस सीरीज आ गया, हाइट की बात कर रहा है, तो अब हाइट को एकदम एग्जैक्टली बताना कि 54 जिनकी हाइट है 54 इंच जो है वो इतने हैं, ये एकदम एक्यूरेट बताना ये
क्योंकि हाइट जो वो एकदम एक्यूरेट नहीं आती है, कहीं ना कहीं 19-20 आगे पीछे रहती है, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, एक क्लास इंटरवल दे देते हैं, एक क्या इंटरवल, क्लास इंटरवल दे देते हैं। इस क्लास इंटरवल में आने वाले चीजों को, इस क्लास इंटरवल में आने वाली चीजों को हम काउंट करके एक जगह लिख देते हैं कि कितने स्टूडेंट 15 से ये 54 से 60 इंच वाले हैं तो 15 है, 60 से 66 वाले कितने हैं, 14 है, 66 से 72 वाले कितने हैं तो 9 है, और 72 से 58 वाले कितने हैं तो 12 हैं। तो यही था मेन डिफरेंस डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का, जिसमें डिस्क्रीट को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और वहीं कंटिन्यूस को हम सिर्फ मेजर कर सकते हैं, सिर्फ मेजर कर सकते, कैन बी ओनली मेजर्ड। ओके, तो अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो कि इससे भी इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या पढ़ा कि कैसे हम क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दो तरीके से हो सकता है, जिसको एक को वेरिएबल कहते हैं, एक को एट्रीब्यूट्स कहते हैं। एट्रीब्यूट्स में कैसे बांटना है, नॉमिनल ऑर्डिनल। वेरिएबल कैसे बांटना है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। ठीक, इतना भी पढ़ लिया, डिस्क्रीट को गिन सकते हैं, वेरिएबल को हम मेजर करते हैं, ये सारी चीजें भी हो गई। अब आया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि किसी चीज का बार बार आना, रिपीटेटिवली कितनी बार वो नंबर आ रहा है, रिपीटेटिवली कितनी बार वो वेरिएबल आ रहा है, इसकी बात ये करता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, आवित्री वितरण की बात हो रही है क्या, इफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट इज हाइट वेट एक्सेट्रा, कंटिन्यूस में बात हो रहा है, कंटिन्यूस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एक क्लास में, ये किसका हो गया, हाइट वेट एक्सेट्रा किस में आता है, कंटिन्यूस सीरीज में आता है। फिर क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, रीडिंग ऑफ टैक्सीमीटर, ये डिस्क्रीट हो गया, इसको गिन सकते हैं, हाँ भाई इसलिए डिस्क्रीट लिखा है। अकर ट्वाइस और मोर इन गिवन सीरीज, मतलब एक ही सीरीज में ऐसे अगर नंबर लिखा है 6 7 5 4 3 6 8 9 5 4 2 0 1, अगर ये एक नंबर लिखा है, ये आपका एक नंबर है, सीरीज गया है ये, ठीक, डिस्क्रीट सीरीज हो गया क्योंकि इसको हम नंबर एज लिखे हैं। ठीक, अब ये हम पूछ रहे हैं, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ ऐसे नंबर जो ट्वाइस या मोर देन अ गिवन सीरीज, इतने हैं उससे कई सादे आ रहे हैं। तो अगर हम पूछे 6 कितनी, अब इसको क्या करना है, हमें असेंडिंग टू डिसेंडिंग करना है, क्योंकि हमें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या लॉजिकल ऑर्डर में रखना है। तो अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आएगा, 2 एक ही बार है, फिर 3 आएगा, 3 भी एक बार है, फिर 4 आ गया, 4 2 बार है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ठीक, फिर काटते चलती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, 1 2 भी लिख दिए, 3 भी लिख दिए, 4 भी लिख दिए। ठीक, 5 कितनी बार है, 5 भी 2 बार है। ठीक, फिर 5 को भी कट कर दिया। 6 कितनी बार है, 6 भी 2 बार है। ठीक, 6 को कट कर दिए। 7 है, 8 है और 9 है, 7 8 और 9। तो अब ये जो सीरीज निकला, अब इसमें देखो ये कितनी बार है, 4 2 बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है और 6 2 बार आ रहा है। यही 2 बार या 2 से ज्यादा एक सीरीज में आ रहा है, एक नंबर में कितनी वैल्यू उसकी बढ़ रही है, कितनी बार वो नंबर का अकरेंस हो रहा है, कितनी बार वो वैल्यू आ रही है, उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वैल्यू, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वैल्यू। क्लियर हुआ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिंपली यही कहता है। आगे एक आपका वो है क्या, एग्जाम्पल के तौर पे लिए, बट ये पढ़ लो एक बार। क्या कहता है, वे ऑफ टैबुलेटिंग अ पूल ऑफ डाटा ऑफ वेरिएबल एंड द रिप्रेजेंटेटिव फ्रीक्वेंसी साइड बाय साइड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि जो टेबल आपने यहाँ पर सीक्वेंस यहाँ लिए थे, हम इस सीक्वेंस को लिखने के बाद कितनी बार आ रहा है, 4 को 4 2 बार 4 लिख सकते, कि ऐसे टेबल बनाया हमने, यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया, कितनी बार आया, तो ये एक बार आया, ये भी एक बार आया है, 3 भी एक बार आया, 4 लेकिन 2 बार आया है, 5 2 बार आया है, फिर 6 भी 2 बार आया, ऐसे लिख दे। ठीक, फिर इसको टोटल नंबर वैल्यू पर काउंट कर लें। आगे एक एग्जाम्पल है, देख लेंगे, समझ जाएंगे। ठीक, इसी की बात यहाँ पर एक कर रहा है कि एक पूल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, टैबुलेशन फॉर्म में एक हम क्या बना रहे हैं, पूल बना रहे हैं डेटा का, कितनी बार वो आया है, किस फ्रीक्वेंसी से आया है, उसी को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये आपका एक डेफिनेशन था, यहाँ पर दिया गया है, जिसको आप एक बार देख लेना। चलो, कुछ ज्यादा अलग सा नहीं है, वही सेम मीनिंग है जो अभी तक बता रही हूँ। ठीक, अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, ये एक चार्ट है, इसमें क्या लिखा है, लेट अस कंसिडर द मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट। 100 स्टूडेंट्स की मार्क्स कितना है एक क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स में, मतलब इन अ क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स नहीं हम स्टैट्स पढ़ेंगे। ठीक, इन अ क्लास ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इन अ क्लास ऑफ स्टैटिस्टिक्स 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों का क्या दिया है, मार्क्स दिया है। अब क्या किया जाए इसमें, चलो देखते हैं क्या किया जाए।
एट रैंडम मार्क्स दिए हुए हैं 72, 69, 64, 64, 65, 65, 62, 62, 66, मतलब एट रैंडम कोई भी चीज अरेंज नहीं है, कहीं पर भी कोई असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं लगाया गया है। तो अब हमें क्या काम है मेरा, अब इसका मेरा काम है कि अब इसको हम एरे में रखें। एरे मतलब किसी अरेंज करें, किसी लॉजिकल अरेंज इन अ लॉजिकल मैनर या अरेंज इन अ असेंडिंग टू डिसेंडिंग मैनर। असेंडिंग डिसेंडिंग मैनर में अरेंज कर रहे हैं या किसी भी लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, अरे कहते हैं, या उसको स्टैटिस्टिकल सीरीज भी कहते हैं। स्टैटिस्टिकल सीरीज में असेंडिंग डिसेंडिंग में करो, चाहे किसी और सिस्टमैटिक वे में करो उसको अरेंज, उसको भी सिस्टमैटिकल सीरीज कहते हैं। तो अब देखो यहाँ जो पीछे वैल्यू दी हुई थी 72 था कहीं पर, यहाँ बीच में 70 यहाँ पर भी आ गया, 62 यहाँ आ गया, मतलब इन्हीं 100 डेटा को क्या कर दिया, ये एरे ऑफ मार्क्स लगा दिया, मतलब असेंडिंग टू डिसेंडिंग लगा दिया। मतलब 56 शुरू किया, 57, 57, 58, 58, 59, 59, 60, 60, 60, देख रहे हो एक ही नंबर कितनी बार आ रहा है। अब यहीं पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लगता है। आगे देखना, ये जो आया अब क्या कर दिया, कितना था 56 से लेके कितने हैं, 56 से लेके 73 तक के मार्क्स हैं, ठीक। तो जो नंबर आए हैं, जो नंबर यहाँ पर आए हैं उसको क्या किया, 56, 57, यहाँ पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64। अब इसको कैसे अरेंज करते हैं, पीछे देखना 56 कितनी बार आया है, सॉरी 56 कितनी बार आया है, तो 56 एक बार आया है और कहीं पर 56 नहीं है। ओके फाइन, तो मैंने क्या लिख दिया, फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 1 है, ठीक। अब जब फ्रीक्वेंसी 1 है तो इसको दिखाने का तरीका होता है किस तरह से दिखाया जाए, तो सिर्फ हम एक लाइन यहाँ पर ऐसे खींच देंगे, ओनली सिंगल लाइन हम ऐसे खींच देंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, 57 कितनी बार आया, तो 1 आया है, 2 आया है, और कहीं 57 है, हमको तो नहीं दिख रहा है, 2 ही है, तो यहाँ क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। तो कितनी लाइन खींचेंगे यहाँ पर, 2 लाइन खींचेंगे। फिर 58 देखें कितना है, 58 भी 2 है, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस में ही है। देखो सीक्वेंस में लगाने से हमको पता चल रहा है कि आसानी हो रही है हमें गिनने में। तो उस लाइन से रहा है, 1 था, 2 है, 3 है, ये भी 2 है, फिर ये 3 है, फिर 1 2 3 4 5 6, 61 कितना है 6, 62 कितना, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये कितना है 62, 15 है। देख रहे हो आसानी हो रही है ना, अरेंज करने से हमें क्या आसानी हो रही थी, वरना हम यहाँ पर तो ढूंढते रह जाते, यहाँ हम सब चीज को ढूंढते रह जाते, तो इसलिए इसको अरेंज किया गया है। अब देखो यहाँ पर 52 कितना था, 2 था, तो 2 लाइन खींच दिया। 59 कितना था, ये भी 2 था, 2 लाइन खींच दिया। 60 कितना था, यहाँ पर 3 था, 1 2 3 लाइन खींच दिया। 61 कितना है, 6, ठीक, 6 है तो कैसे खींचेंगे, 1 2 3 4, फिर 5वें को ऐसे क्रॉस करते हैं और फिर 6, मतलब 5 का ग्रुप बनाते हैं, 4 के बाद हमेशा वो क्रॉस होगा। ये एक तरीका है किसी चीज को दिखाने का, आसानी से गिनने का, कि अगर इसको गिनना हो हमको, इसको कि कितना है, यहाँ पर हम ये ना भी देखें अगर, और जानना हो 65 कितना है, तो ये कितना है 5 5, ठीक है, 5 5 10, और ये 4 बना है, इसमें क्रॉस नहीं लगा है, मतलब ये 4 है, तो ये 5 5 10 और 4 14, ठीक। तो ये 14 अपने आप यहाँ पर वही लिखा था 14, ठीक। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी को काउंट कर ले रहे हो और उसको बांट ले रहे हो। ये 15 था ना, तो कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्लियर है, ऐसे ये चीज बन गया। 63 है कितना, 11 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ओके। तो ऐसे आप अपने टोटल फ्रीक्वेंसी, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 मार्क्स को ऐसे कर सकते हो कि 56 पाने वाले 1 लोग हैं, 57 पाने वाले 2 लोग हैं, 59 पाने वाले भी 2 हैं, 62 पाने वाले 15 हैं, यहाँ 69 पूछा है कितने हैं, तो 4 है 69 पाने वाले, 66 पाने वाले कितने हैं, तो 11 हैं। ऐसे करके आप टोटल निकाल सकते हो। यहाँ ऐड करोगे तो टोटल 100 ही आएगा, यहाँ ऐड करोगे इस चीज को तो टोटल 100 टोटल मार्क्स आ गया। तो हेंस इट इज प्रूव कि आपने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो सही किया है, ओके। चलो, अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी भी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि अगर आप हमको जानना है कि अब हम ऐसे अलग अलग लिखेंगे तो बहुत लेंदी चला गया, तो 100 लोग का था तो यहाँ पर अरेंज हो गया। मान लो वहां 100 बच्चे ना होके 500 बच्चे हुए या
500 भी ना होके 1000 बच्चे हुए तब तो ये बहुत लंबा चला जाएगा ना, एक एक को लिखने चलेंगे तो एक एक का फ्रीक्वेंसी निकालने चलेंगे। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, अब उसके लिए हम ग्रुप बनाते हैं। ठीक, ग्रुप कैसे बन गया, कुछ सर्टेन क्राइटेरिया, 56 से मार्क्स स्टार्ट था, ये 56 से मार्क्स स्टार्ट था, 73 तक गया है। इसी का एग्जांपल लेते हैं, अगर कि अगर इसी को हमको ग्रुप में बनाना हो तो 56 से स्टार्ट हुआ है, 73 तक गया है। अब इसको किस तरह से हम कितने ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, तो ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसका जो आपका स्टैटिस्टिक्स है उसका एक अजम्पशन ये है कि आपको अप्रोक्सीमेटली 10 क्लास मतलब 10 के स्पेस या 20 के स्पेस में ही रखना चाहिए, 10 या 20 के डिस्टेंस पे ही रखना चाहिए। इससे ज्यादा ऊपर आप रखोगे तो आपको दिक्कत होगी। ठीक, 10 का मतलब कि 5 से या 0 से 10, फिर 11 से 20, फिर 21 से 30, फिर 31 से 40। इस क्लास की बात कर रहे हैं, ये इंटरवल की बात कर रहे हैं हम, कि ये इसका ड्यूरेशन है कि 5 से 10 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, तो 4 बच्चे। 11 से 20 लाने वाले कितने बच्चे हैं, तो 5 बच्चे हैं। 21 से 30 लाने वाले कितने हैं, तो 15 बच्चे हैं। तो ऐसे गिनना और इसको दिखाना भी छोटा हो जाएगा और समझने में भी आसानी रहेगी, इसलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी इसका निकाल रहे हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल लिया जाए, हम इसका अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं इसी वाले इसका, तो अगर 1.3 को ही देखो तो हाईएस्ट पाने वाले कितने हैं, 56 पाने वाले हैं, सॉरी सबसे कम पाने वाले कितने हैं, 56, और हाईएस्ट पाने वाले हैं कितने हैं, 73। तो 73 हाईएस्ट है, 56 सबसे लोएस्ट है। और कहे हैं हम कि 10 से या 20 में ही डिवाइड करने पे सही हमको ग्रुप का क्राइटेरिया मिलता है। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 17/10 मतलब 1.7। ठीक, 1.7 मतलब ये कह रहा है कि आप अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन रख रहे हो वो आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से रखो। 56 से 0.7 गया है तो मतलब एक एक का, 56 से 57, 58 से 59। ठीक है, आगे देखो टेबल में लिखा भी है, आगे देखो यहाँ लिखा भी है, क्या लिखा है, 56 से 57 पाने वाले कितने थे टोटल, 3। तो यहाँ पर सीधे सीधे 3 लाइन खींच दिया। 58 से 59 पाने वाले कितने हैं, 4, तो यहाँ पर सीधे 4 लाइन खींच दिया। 61 पाने वाले कितने हैं, मतलब एक ग्रुप बना दिया गया जो अलग अलग करे, देखो अलग अलग करे, तो यहाँ लिखा रहा था फिर वहां लिखा रहा था। ग्रुप बनाने से ये इतने में ही कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 में ही ग्रुप बन के कंप्लीट हो गया और आपको सिंपल तरीके से आपने अपने ग्रुप को बना लिया और रिप्रेजेंट कर लिया। ओके, चलो, तो ये था आपका ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहीं पर एक टॉपिक आता है, क्या आता है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। देखो आज की पढ़ाई में कुछ 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 छूटना नहीं चाहिए, सिंपल सी बात यही है कि कुछ छूटना नहीं चाहिए, सब चीज आज हम कवर कर रहे हैं। अब एक आता है इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज, ये क्या होता है मैम, ये भी बता दीजिए। अभी अचानक से याद आया है कि ये चीज तो रह गई थी इसमें। तो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होता है मैम, ये भी बता दीजिए। तो अगर देखो यहाँ पे जो क्लास इंटरवल यहाँ लिखा है, ये जो क्लास इंटरवल यहाँ लिखा है वो कैसा है, क्या कहेंगे, इंक्लूसिव सीरीज है कि एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल की बात कर रहा है, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है कि एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल मतलब लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक जा रहे हैं, फिर मतलब एक क्राइटेरिया, जो अगर ये लाइन है तो ये इसका एक लाइन है, फिर ये लाइन है तो ये इसका एक लाइन है, ये क्या, ये बीच का जो पॉइंट आ गया वो क्या, इसको क्या कहेंगे, क्लास इंटरवल कहेंगे। तो अब यही आ रहा है सवाल कि मैम ये कौन सा है, कि 56 से हम ले जा रहे हैं पहले 57, 50, फिर 57 छोड़ दिया, फिर 58 से लेके जा रहे हैं, तो इसको कहते हैं इंक्लूसिव। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब कि 56 से 57 वाला इसी में लिख रहे हैं, फिर 57 नीचे नहीं लिखे हैं, फिर 58 लिखे हैं यहाँ पर, फिर 59 तक था तो 60 से लिखे हैं, 61 तक था तो 62 से लिखे हैं, 62 3 तक था तो 64 से लिखे हैं। और वहीं अगर एक्सक्लूसिव की बात करें तो ऐसे लिखाता है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 या 50 से 60 या सो ऑन। ठीक, मतलब ऐसा लिखाता है कि यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50, यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20। इसको क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव कहते हैं। और इस सीरीज को क्या, क्लास इंटरवल क्या कहते हैं, इंक्लूसिव, जिसमें हम इंक्लूड करके मतलब एक्सक्लूड करके लिखते हैं, मतलब उसमें हम अलग अलग करके लिखते हैं, इसमें दो जगह सेम चीज नहीं आ रहा है, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट जो है वो अलग अलग रहता है, मतलब इंक्लूसिव। और अगर उसमें सेम रहता है ये अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट इसका, तो उसको क्या कहेंगे हम, इंक्लूसिव। ये भी जान लो, यहाँ पर ये ऐसे है लिखा है
इसको क्या कहते हैं, इसको लोअर क्लास लिमिट कहते हैं, लोअर क्लास लिमिट, क्लास लिमिट कहते हैं, आगे सब काम आएगा। और इसको क्या कहते हैं, अपर क्लास लिमिट। आगे जब हम क्या लगाएंगे, मीन मीडियम मोड लगाएंगे, मीन मीडियम मोड जब सॉल्व करेंगे तब उसमें ये अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी ग्रुप फ्रीक्वेंसी सब क्या होता है, ये सब का बहुत यूज रहेगा। इसलिए ये डिटेल आपको ये समझाया जा रहा है ताकि आगे जो क्वेश्चंस हैं उसको लगाने में दिक्कत ना हो। कुछ बच्चे हैं जो स्टैट्स पहले से पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसे मैक्सिमम बच्चे हैं, मुझे लगता है 90% बच्चे होंगे जो ये पहले से नहीं पढ़े होंगे, इसलिए यहाँ पर इसको डिटेल में आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर भी देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 100 ही आया है। चलो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक था वो आपका टैबुलेशन को बेस पे था। टैबुलेशन बहुत ही आसान है, इसलिए ज्यादा टाइम इसमें स्पेंड नहीं करेंगे हम। क्या लिखा है, प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा, जो डेटा आपने क्लासिफाइड किया है उसको टैबुलर फॉर्म में दिखाना क्या कहलाता है, टैबुलेशन। सिंपल सी इतनी सी बात थी। एक डेफिनेशन आपके लिए लिखा गया है ताकि आपको एग्जाम में आसानी रहे, कहीं से भी डेफिनेशन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हर बुक में हर जगह आपको इनका ही डेफिनेशन दिखेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, अब देखो आगे आता है आपका टेबल, ठीक है, क्लासिफिकेशन, सॉरी आ गया पहले, क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन में डिफरेंस की बात कर रहा है। देखा जाए तो जैसे जैसे हम कलेक्ट करते हैं, एडिट करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, उसी को हम टेबुलेशन फॉर्म में कर देते हैं, तो वही एक तरह से टैबुलेशन हो जाता है। मतलब एक तरह से साइमल्टेनियसली यूज होता है, जैसे जैसे क्लासिफाई करते जा रहे हो वैसे वैसे टेबल के फॉर्म में डालते जाओ तो वो साथ में हो जा रहा है। ओके, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा अलग सा नहीं है बताने के लिए, लेकिन इसके बाद वाला जो स्लाइड है वो इम्पोर्टेंट है। वो क्या है, टेबल क्या होता है। तो टेबल में क्या होता है, टेबल में कुछ रोज होते हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं। ये रोज और कॉलम का ही एक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहते हैं, हाँ टेबल कहते हो, ठीक। ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हाँ टेबल कहते हैं। टेबल में क्या क्या होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। टेबल में टेबल नंबर होना चाहिए, जो ऊपर लिखा रहता है, अभी लिखा था ना टेबल 1.2 ऐसे करके लिखा था, टेबल 1.2, टेबल 1.3 ऐसे करके। तो टेबल नंबर होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, टेबल किस चीज का बना रहे हैं, जैसे इसके पहले में था भी एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पर क्या भी था, ये था ना, टेबल नंबर है, टेबल का टाइटल है, ठीक। इसके आगे टेबल नंबर था, टेबल टाइटल हो गया। सब्जेक्ट क्या है, सब क्या है, मतलब हेडिंग्स कितने हैं, कितने हेडिंग है, कितना हॉरिजॉन्टल रो रहेगा, हॉरिजॉन्टल रो मतलब ये कितना रहेगा, ऐसे ऐसे कितना बना रहेगा। इसके बात की गई है कैप्शन की बात की गई है। वर्टिकल कॉलम मतलब ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर कौन कौन से आइटम्स रहेंगे, इसकी बात की गई है। नेक्स्ट मेन बॉडी, इसमें अंदर क्या भराएगा, इसकी बात की गई है। और हेड नोट और प्रिफेटरी नोट की बात की गई है कि हेडिंग अपर साइड में क्या टेबल का एक्सप्लेनेशन कुछ रहेगा तो उसकी बात की गई है। फुट नोट, टेबल के नीचे कुछ लिखना होगा एक्सप्लेनेशन, उसकी बात की गई है। और सोर्स नोट, कहाँ से ये सोर्स ऑफ डेटा, जो डेटा कलेक्ट हुआ है, प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा है, तो कहाँ से लेकर आए हो, इसके बारे में आपको भी लिखना जरूरी है। सोर्स नोट आपको ये देना जरूरी है। जो टेबल, ये जो टेबल बना दोगे इसके नीचे सोर्स लिखा जाता है, सोर्स कहाँ से ये डेटा हमने लिया है। क्लियर है। तो ये था आज का आपका पूरा लेक्चर, बहुत ही लेंदी हो गया लेकिन पूरा कंप्लीट रहा है। सेकेंड यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन, इसका पूरा डिटेल में आपको आज बता दिया गया है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इन सारे सब चीज़ के बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दी गई है। होप आपको पसंद आया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताया करो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और फॉलो करो टारगेट सेमेस्टर को, और अपनी प्यारी मैम सिमरन मैम को भी फॉलो करो, जिससे आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का जितना कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाए। न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, घबराना नहीं कि मैम न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे क्या, हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, लेकिन जब न्यूमेरिकल की बारी आएगी तब लगाएंगे। इसलिए पहले से पैनिक नहीं होना है कि न्यूमेरिकल करते करते कॉन्सेप्ट ही ना पढ़े हम। तो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में कॉन्सेप्ट भी तो पूछा जाएगा, बिना कॉन्सेप्ट के तो न्यूमेरिकल भी नहीं लग सकेगा। ठीक, तो चलो इसी के साथ एंड करते हैं। टेक केयर एंड गुड बाय।